बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। कुछ अहम तरीन और बड़ी खबरों की तफसीलात के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहली खबर तो यह है कि नाज़रीन कराम, आज असद उमर साहब ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके बताया। उन्होंने हल्के की अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी, मैं इदारों के साथ जो मुतसादम की पॉलिसी है उससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इससे नुकसान होता है, लिहाजा आज मैं सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। और उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो बुनियादी रुकनीत है उसको भी छोड़ दिया और वो बिल्कुल अलग हो गए। यानी कि 10 साल का जो सफ़र था उनका, जिसमें वो कहते हैं जी मैं हल्के का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इमरान खान का शुक्रिया तो अदा नहीं किया, लेकिन वो उससे अलग हो गए। खैर, एक ऐसे सियासतदान का जाना यकीनी तौर पर अफसोसनाक होता है। किसी सियासतदान को, मतलब एक पढ़ा लिखे सियासतदान से अगर पाकिस्तान महरूम होता तो डेफिनेटली उससे जो है वो मसले मसाइल होते हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, खबर ये है कि असद उमर का सादा सादा जाना समझ में नहीं आता। असद उमर जो दावा किया गया है, एक बहुत बड़ा दावा किया गया है एक रिपोर्टर की जानिब से। उन्होंने कहा कि असद उमर जाने से पहले एक बड़ी गेम करके गए हैं। उन्होंने एक फ़ोन किया और एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी भी करवाई। आखिरी कॉल किसको की, किसकी गिरफ्तारी करवाई गई और असद उमर ने क्या वाकई ये गेम की है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। रिपोर्टर का दावा, मैं रिपोर्टर का नाम भी आपके सामने रख दूंगा और ये जो उन्होंने दावा किया है वो भी एग्जैक्ट कोट अन कोट आपके सामने जो है ना वो पढ़ दूंगा। इसमें क्या हकीकत है वो मैं आपके सामने जो है ना वो रख दूंगा। दूसरी खबर नाज़रीन कराम, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो पीटीआई के लिए मुश्किलात थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वहां अंदर से एक बहुत बड़ी आवाज उठ गई है और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो अकेले पावर एंजॉय कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा मसला जो है वो पैदा हो चुका है। वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा एक आप स्टोरी देख रहे हैं, एक जनरल साहब की बेगम की तफसीलात निकली हैं उनके बंगलों की, वो फैक्ट फोकस ने छापी है। मैं इससे पहले तो नहीं शेयर किया, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं मुझे कमेंट्स में कि उसके ऊपर बात करें, हमें सादा मतलब से समझाएं कि ये हुआ क्या है, ये कहानी क्या है, तो उसके ऊपर भी जो है ना वो मैंने आपके सामने कुछ तफसीलात जो है ना वो रखनी है। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी बस एक दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। और अगर आप वैसे तो थैंक यू वेरी मच जिस तरह से आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को। ये आपका अपना चैनल है। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि हक और सच की आवाज़ जो है ना वो बुलंद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे। इसलिए आपने करना ये है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और उसके साथ एक काम जरूर किया करें, वीडियो को लाइक और उसके नीचे कमेंट जरूर किया करें। कुछ भी आप पसंद करते हैं, आपको चीज़ पसंद आ रही है ना पसंद आ रही है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसे जरूर करें ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचने में आप हमारी मदद कर सकें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आज एक अफसोसनाक खबर सुनने को मिली। वो ये थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला हैं आज़म खान साहब, उनकी वफ़ात हो गई। आज़म खान साहब की वफ़ात के बाद यकीनी तौर पर अब वैसे तो ये अफसोसनाक खबर है, लेकिन खैर अल्लाह की मर्ज़ी, उसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नया वज़ीर आला कैसे चुनना है, इसके ऊपर अब बातचीत हो रही है कि नया निगरान वज़ीर आला कैसे चुना जाए, क्योंकि इस बारे में कानून किसी हद तक जो है वो खामोश नज़र आता है। आइन में चीज़ें दर्ज तो हैं लेकिन इतनी वाज़ेह नहीं है कि इस ऐसी सूरत हाल के अंदर पता चल सके। तो बहुत सारे दोस्त लिख रहे थे कि एक आइनी बहरान पैदा हो चुका है, एक आइनी बहरान पैदा हो चुका है, बड़ा बड़ा मसला हो गया। तो हमारे दोस्त हैं रिजवान गलजई, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा। उन्होंने कहा यार ये मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती है जो कह रहे हैं आइनी बहरान पैदा हो गया और फलाना हो गया ढिमकाना हो गया। मुझे उन लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। और यार, एक निगरान हुकूमत 90 दिन से ऊपर चल के ऑलरेडी गैर आइनी है। एक गैर आइनी यानी कि आइन तो इस सरजमीन से कहीं चला गया ना, कूच कर गया। तो एक ऐसी सरजमीन जहां पर जो बेआइन हो, मिसाल है जहां पर आइन की कदर ना हो, जो सदर साहब ने कहा ना कि इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर था उसे रखता था कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। तो एक ऐसी बेआइन जगह के ऊपर आइनी बहरान कैसा पैदा हो गया है। जैसे पहले चीजें मैनेज हो रही थी फोन पे, ऐसी चीजें मैनेज हो जाएंगी यार, ये कौन से मसले वाली बात है। मतलब एक जरूर एक पपट ला के बिठाना है तो उससे चीजें करवानी है, मसला नहीं है, वो चीजें जो है ना वो सॉल्व आउट हो जाएंगी। ये बहुत सारे लोग जो है ना वो इस पर इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो आइनी बहरान नहीं पैदा हुआ, एक ऑलरेडी गैर आइनी चीज है। दूसरी चीज नाज़रीन, सबसे अच्छी खबर जो तहरीक इंसाफ के लिए
आज इस वक्त की हो सकती है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां पर बहुत मसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, देखिए कोई दरखास्त जाती है तो लगती नहीं है, कोई अपील जाती है तो लगती नहीं है, फैसला महफूज होता है तो लगता है पिछले कमरे के अंदर, जो हमारे गाँव के अंदर ना पुराने घर अगर आपने देखा तो जिस चीज़ को महफूज रखना होता था वो पिछले कमरे में एक संदूक होता था, उसके अंदर महफूज रख देते थे। तो तहरीक इंसाफ के तमाम फैसले जो है ना वो मुझे लगता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, वो चुके वो भी मेरे ख्याल से देहाती हैं, तो वो जाके पिछले कमरे में संदूक के अंदर महफूज करके रख देते हैं, तो फैसले नहीं हो पाते, बेंचेज ही नहीं बनते। तो यहाँ पे बड़ी मसला था। अब जिन लोगों ने ये ख्वाहिश का इजहार किया और भंगड़े डाले कि चलें देखें जी चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं वो रेगुलेट हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये रेगुलेशन बड़ी ज़रूरत है, आइन की बड़ी ज़रूरत है, चूंकि तब बंदयाल साहब के हाथ बांधने थे तो वो बड़ी ज़रूरत है। आज चूंकि वो तो कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब जनाब हाई कोर्ट के अंदर इसकी आवाज़ उठ गई है, और उसकी आवाज़ उठाई है मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। और ये बड़ी जरूरी है, ये तहरीक इंसाफ के लिए मैं कहता हूं कि कई लिहाज से अच्छी खबर है। साकिब बशीर साहब ने इसके ऊपर लिखा है, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं वो क्या लिख रहे हैं। वो कहते हैं जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का अहम मामला सामने आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भिजवाने की सिफारिश कर दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक केस में मामला सामने आने के बाद ऑर्डर में इजाफी नोट लिखा है कि चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार ही नहीं है। इंतजामी जज हंगामी नोयत के केस को भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। इंतजामी जज के पास अहम नोयत का केस भी अगले रोज के लिए मार्क करने का इख्तियार है। केस मार्क करने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव जज समाअत के लिए बेंच तश्कील नहीं दे सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव जज महज चीफ जस्टिस के फराहम करदा इख्तियारात के मुताबिक केस मार्क कर सकता है। बादियों नजर में यह पहलू दरखास्त गुजार को मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी के बायस दरखास्त गुजार को हिफाजत मिल नहीं पाती है। चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी के बायस हिफाजत ना मिलना बुनियादी हकूक से मुतालिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी मामला चलाने का इख्तियार इंतजामी कमेटी के पास है। यह मामला इंतजामी कमेटी के सामने रखा जाए ताकि वो इस पर कोई फैसला कर सके। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत मामला फुल कोर्ट के सामने भी रखा जा सकता है। ऐथे रख मलंगी, इसे कहते हैं ना, ऐथे रख, ठीक है ना। जो आपने सुप्रीम कोर्ट में किया वो चलें ठीक है, उससे जो भी मफादात हासिल हुए। अब अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब के इख्तियारात तकसीम होते हैं और नीचे बैठे हुए जो सीनियर तरीन जजेस हैं, सीनियर तरीन जजेस के पास भी अगर उनमें से इख्तियारात आते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम मिसाल देख चुके हैं, तो ऑब्वियसली उसका फायदा होगा और तहरीक इंसाफ को तो बहुत फायदा होगा। हर केस के अंदर इमरान खान के मना करने के बावजूद चीफ जस्टिस यानी कि बार बार एतराज करने के बावजूद चीफ जस्टिस आमिर फारूक बजाते खुद आके बैठ जाते हैं और फिर वहां पर से जो रिजल्ट निकलता है वो आपके सामने है। वैसे तो आप इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट से भी कोई देखे ना, कोई खास हम जो है ना वो हम ये नहीं कह सकते कोई बड़ी अच्छी खबरें हैं। इमरान खान की दरखास्त माकूल हुई है, नंबर लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो सुनवाई नहीं हो रही है, तो कहानी कुछ जो है वो उसी तरह से जो है ना वो होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, मिलिट्री सेक्रेटरी वाली खबर मैं आपके सामने रख दूं, उसके बाद फिर मैं असद उमर वाली कहानी आपके सामने रखता हूं कि ये क्या दावा किया गया और इसके पीछे जो है ना वो क्या कहानी है। तो मिलिट्री सेक्रेटरी वाली खबर सुन लें जनाब, क्योंकि फैक्ट फोकस के ऊपर मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके, कुछ लोगों ने पर्सनल रब्ता करके कहा कि जनाब ये कीजिए, इसके ऊपर जो है ना वो जरूर बात कीजिए। तो मैं ताज़ा यानी कि बुनियादी नुकात समझा देता हूं आपको कि उस खबर के अंदर एक्चुअली है क्या, या उस खबर के अंदर कहा क्या जा रहा है। उस खबर के अंदर यह कहा जा रहा है कि जनाब 2007 में जो जनरल शफात हैं, जो साबिक कोर कमांडर लाहौर और जनरल परवेज मुशर्रफ के माफ कीजिएगा मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो कहते हैं जनाब के 2007 में जनरल साहब की बीवी ने एक भारतीय बिजनेसमैन से लंदन की एक प्रॉपर्टी ली। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की कोई कीमत नहीं दी गई, रिपोर्ट ये कहती है। बाद में फैक्ट फोकस वालों ने कहा जी वो कहा गया है कि नहीं वो आधी कीमत दी गई थी, लेकिन उसके भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन वो कहते हैं जनाब कि एक भारतीय बिजनेसमैन से लंदन की एक प्रॉपर्टी ली और रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की कोई कीमत नहीं है। ये तब की बात हो रही है 2007 में, जब जनरल साहब जो है ना वो लाहौर के कोर कमांडर थे। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि दुबई लीक्स के बाद जनरल साहब ने अपने दुबई में असासे डिक्लेयर किए, लेकिन उन्होंने मैनहट्टन में मौजूद अपनी आलीशान घर को छुपाए रखा। तो मैनहट्टन में जो घर था उसको छुपाए रखा। रिपोर्ट के मुताबिक मैनहट्टन वाले घर को 2012 में $14 लाख में खरीदा गया और यह तब तक छुपाए रखा जब तक वो इसके वाहिद मालिक थे। जनरल साहब का दावा है कि उन्होंने लंदन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पाकिस्तान में किसी शख्स को पैसे दिए। रिपोर्ट के मुताबिक यह भी मनी लॉन्ड्रिंग का इनडायरेक्ट इतराफ है, यानी कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में भी किसी को पैसे दिए हैं
तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही एतराफ़ है। रिपोर्ट में जनरल साहब, उनकी बेगम और उनके बेटे लाहौर में DHA में दर्जनों असासों और प्लाटों का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट में और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने सीधा कोशिश की कि नकात आपको समझा दूं कि ये बात की गई, ये बात की गई और ये कहानी जो है ना वो जनरल साहब के बारे में जो है ना वो रखी गई है और जनरल साहब के ऊपर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए हैं। ऑब्वियसली इन्हें हम इस वक्त तो यकतरफा इल्ज़ाम ही कहेंगे, क्योंकि अभी जनरल साहब का मौक़िफ़ आना ज़रूरी है। तो जनरल साहब का मौक़िफ़ आएगा तो उसके बाद ही हम इसके ऊपर कुछ कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि अहमद नूरानी साहब बड़ी मेहनत से स्टोरी करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि माजी में इन्होंने PTI से बड़ी तनकीद भी हासिल की है। आपको याद होगा कि जब पापा जॉन्स वाली स्टोरी आई थी जनरल आसिम सलीम वाली, तब PTI जो है ना अहमद नूरानी साहब को बड़ा उन्होंने बैश किया था। लेकिन अहमद नूरानी साहब जो है ना वो मुस्तदी से काम लगे हुए हैं, तो उन्होंने ये स्टोरी निकाल के लाई है। अब ये मैंने आपको बताया ना कि जो ही अब निकलेगा, जो भी कट्टी कट्टा निकलना है वो ऑब्वियसली पता चलेगा जब जो है ना वो दूसरी तरफ से भी बात सामने आएगी, उनका मौका भी सामने आ जाएगा। अब जनाब असद उमर साहब वाली कहानी सुनने के, असद उमर साहब वाला मामला क्या है। असद उमर साहब ने नाज़रीन किराम आज साहब को हैरान किया, क्योंकि उन्होंने पार्टी की बुनियादी रुकनियत नहीं छोड़ी थी। तो आज सुबह उनके ट्वीट ने जो है ना वो सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा जी, 1 दहाई से ज्यादा अवामी जिंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है। जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूं कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं, और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनती है, जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अवामी जिंदगी में मेरा साथ दिया। खासतौर पर NH7 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया, जिस हल्के ने और मैंने इस हल्के की खदमत करने की भरपूर कोशिश की। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ऑब्वियसली बड़ा प्रेशर रहा होगा असद उमर पे, मैं इस बात को बिलीव करता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। लेकिन फिर पाकिस्तानी कौम पूछती है, तो क्या प्रेशर सनम जावेद के ऊपर नहीं है? क्या प्रेशर खदीजा शाह के ऊपर नहीं है? क्या प्रेशर यास्मीन राशिद साहबा के ऊपर नहीं है? क्या प्रेशर मियाँ महमूद रशीद के ऊपर नहीं है? क्या प्रेशर एजाज चौधरी साहब के ऊपर नहीं है? क्या प्रेशर जो बाकी असीर ख़वातीन, तैयबा राजा हैं, इसके अलावा और काफ़ी लोग हैं, क्या उन ख़वातीन के ऊपर प्रेशर नहीं है? या जो लोग तहरीक इंसाफ के पकड़े गए हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं है? ऑब्वियसली सबके ऊपर प्रेशर होगा। तो चलें बस ठीक है। असद उमर साहब की मजबूरियाँ समझ में आती हैं, ऑब्वियसली मजबूर होता है इंसान। लेकिन दूसरी तरफ हमें जो है ना वो इससे ये भी समझ में आता है कि PTI के साथ असल खड़े होने वाले लोग ये हैं जो इस वक्त जेल के अंदर जो है ना वो आपको बैठे हुए नजर आते हैं, और वो बिल्कुल भी हैंड्स अप नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं जनाब हम जो भी है अपनी सजाएं काटेंगे। अब जनाब असद उमर साहब के जाने के बाद कंट्रोवर्सी तब पैदा हुई जब एक ट्वीट सामने आया, और वो ट्वीट था एहतशाम अली अब्बासी साहब। एहतशाम अली अब्बासी साहब नाज़रीन किराम पाकिस्तान ये क्राइम रिपोर्टर हैं बोल्ड टीवी के अंदर, क्राइम रिपोर्टर एट बोल्ड टीवी, इन्होंने अपनी बायो में लिखा भी है, और इनके ब्लू टिक के साथ नाज़रीन किराम जो है ना वो इन्होंने ट्वीट किया, और इन्होंने इस ट्वीट के अंदर ये बताया कि जनाब ये असद उमर साहब जो चले गए हैं, लेकिन जाने से पहले वो कहते हैं जी असद उमर साहब को गिरफ्तार कर लिया। असद उमर साहब चले गए हैं, लेकिन जाने से पहले इन्होंने अली अवान को गिरफ्तार करवाया। अली अवान के साथ ये मुकम्मल राब्ते में थे। अली अवान रोज इन्हीं से बात करता था, और आखिरी कॉल भी अली अवान को जो है वो असद उमर साहब की थी। असद उमर साहब ने आखिरी कॉल की थी, और इनको जो है ना वो अली अवान को असद उमर साहब ने गिरफ्तार करवाया है। तो ये दावा किया जा रहा है कि अली अवान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है, उसकी गिरफ्तारी के पीछे जो है ना वो असद उमर साहब का हाथ है। ये एहतशाम अली अब्बासी साहब दावा कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक दावा है, इसकी हकीकत इसकी भी हकीकत जो है वो सामने आना जरूरी है कि क्या सच है क्या झूठ है। ये ऑब्वियसली असद उमर साहब इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। आखिरी खबर नाज़रीन किराम जल्दी से सुन लीजिए, वो ये है कि मैंने आपको बताया कि एक शख्सियत के जो है ना वो टॉक शोज़ के ऊपर पाबंदी लग गई है। उनका नाम है अज़हर सदीक एडवोकेट साहब। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब बड़े वोकल होकर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर बैठकर PTI का मौक़िफ़ उजागर कर रहे थे, और PTI का मौक़िफ़ जो है वो सामने लेकर आ रहे थे। अभी पता चला है कि उनके ऊपर जियो, बोल, न्यो न्यूज़, दुनिया न्यूज़, इन तमाम इदारों में उनको टॉक शोज़ में लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। अनअनाउंस्ड होती है इस तरह की पाबंदियाँ, लेकिन इतलात मिल रही हैं कि ये अब आइंदा के बाद टॉक शोज़ में जो है वो नहीं बैठेंगे। ये अब तक की इतलात हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।